सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2026 जीके जीएस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को ये पूछता है कि व्हाट वाज द मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा पर मंथ। पर कैपिटा क्या है? पर मंथ है। सेट एज अ बेंचमार्क ऑफ द पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल इंडिया इन 1979 में। 1979 में ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा के मानक के रूप में न्यूनतम उपभोग व्यय मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा पर इनकम पर मंथ कितना निर्धारित किया गया था। तो 1979 का बात हो रहा है। तो 1979 में पर कैपिटा पर मंथ 1979 में 49.09 रुपीज़ था। 1979 का बात हो रहा है, अभी का बात नहीं। 1979 का बात हो रहा है। बेंचमार्क ऑफ द पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल इंडिया इन 1979 की बात है। शेख चिन्ना मौलाना यूज टू प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो शेख चिन्ना मौलाना नाद स्वरम ऑप्शन नंबर डी नाद स्वरम इसका सही आंसर हो जाएगा। शेख चिन्ना मौलाना नाद स्वरम बजाते थे। चरकुला एंड ददरा आर द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं। तो चरकुला और ददरा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चरकुला और ददरा डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश का। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द आरबीआई लॉन्च द लीड बैंक स्कीम LBS to mobilize deposits and set up lending to weaker section of the economy. What was the scheme launched? When was the scheme launched? Sorry, when was the scheme launched? RBI ने अर्थव्यवस्था के कमज़ोर वर्गों के लिए जमा को बढ़ाने और ऋण देने को प्रोत्साहित करने हेतु लीड बैंक योजना LBS, लीड बैंक योजना, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, लीड बैंक योजना ये एक इम्पॉर्टेंट वो हो गया, क्या फुल फॉर्म हो गया, एब्रीविएशन हो गया। LBS का फुल फॉर्म लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक योजना शुरू की थी। यह योजना कब शुरू की गई थी? यह योजना अपना 1969 में शुरू की गई थी। RBI लॉन्च लीड बैंक स्कीम 1969 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? RBI के द्वारा शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी? अर्थव्यवस्था के कमज़ोर वर्गों के लिए जमा को बढ़ाने और ऋण देने को प्रोत्साहित करने हेतु लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1969 में RBI द्वारा 1969 में क्या शुरू किया गया? LBS, उसका फुल फॉर्म क्या हो गया? लीड बैंक स्कीम। तो अपना ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स कैन प्लेयर बी रिवाइव्ड आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर डेड और आउट। तो इसका आंसर तो मतलब मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर देंगे, कबड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कबड्डी में जब कोई प्लेयर डेड या आउट डिक्लेयर हो जाता है तो उसको वापस से इंसर्ट किया जा सकता है अपने टीम में और टीम को और मैच को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 7 प्लेयर्स एक टीम में, 2 टीम होती है तो टोटल 14 प्लेयर एक बार में खेलते हैं। दोनों अलग अलग टीम से 7-7 प्लेयर अपोजिट में। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉज इंडियाज फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी इन द 18th एशियन गेम्स। 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उनका नाम है रानी रामपाल थी। कब क्या थी वो इंडियाज़ फ्लैग बियरर थी। क्या है? भारत का ध्वजवाहक थी। कब थी? क्लोजिंग सेरेमनी इन द 18th एशियन गेम, 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन थी? रानी रामपाल थी। ऑप्शन नंबर बी रानी रामपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब की बात है? ये बात है 2018 की। ये रानी रामपाल जो है, ये रानी रामपाल है, ये इंडियन कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, कैप्टन, ये कैप्टन है, कैप्टन ऑफ इंडियाज़ वुमेन्स हॉकी टीम। तो रानी रामपाल ये क्या थी? कैप्टन थी इंडियाज़ वुमेन हॉकी टीम की। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, हमारी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था फाइनल्स में सिल्वर मेडल जीता था। वॉन सिल्वर मेडल इन फाइनल्स। तो इससे आप लोग इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखें? इस क्वेश्चन से सीखे कि रानी रामपाल 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक थी। ये कब की बात है? 2018 की बात है। और रानी रामपाल के बारे में अगर कोई बात पूछे तो वो क्या है? वो इंडियाज़ वुमेन हॉकी टीम की कप्तान है। और इंडियाज़ हॉकी टीम ने, वुमेन हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। कब? फाइनल्स में। when वर द इंडियन ओलंपिक गेम्स रीनेम्ड एज
नेशनल गेम्स, भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कब रख दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1940। 1940 में इंडियन ओलंपिक गेम्स का नाम चेंज करके नेशनल गेम्स कर दिया। और सबसे पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स कब कब हुआ था ऑर्गेनाइज इंडिया में? तो इसका बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट टाइम इंडियन ओलंपिक गेम्स कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था कि एथलीट्स को सिलेक्ट किया जा रहा था पेरिस ओलंपिक्स के लिए। ये हुआ इसलिए था, ये ओलंपिक ही इसलिए हुआ था क्योंकि पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन के लिए एथलीट्स को चुना जा सके। तो इसलिए इंडियन ओलंपिक्स गेम्स पहली बार हुई 1924 में, जिसका नाम बदलकर नेशनल गेम्स कर दिया गया 1940 में। और ये जो फर्स्ट टाइम कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अपना कराची में, शायद सॉरी लाहौर में हुआ था ये। हाँ, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। पहली बार 1924 में लाहौर में हुआ था। फर्स्ट टाइम इंडियन ओलंपिक गेम्स 1924 में लाहौर में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि एथलीट्स को सिलेक्ट किया जाना था पेरिस ओलंपिक्स के लिए, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया नेशनल गेम्स 1940 में। 1940 में नेशनल गेम्स हो गया इंडियन ओलंपिक गेम्स। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एज पर द पॉपुलेशन सेंसस 2001 इन विच स्टेट लिटरेसी रेट इज लोएस्ट? तो 2001 में किस राज्य का सबसे लिटरेसी रेट सबसे लोएस्ट था? तो 2001 की बात हो रही है, तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पॉपुलेशन सेंसस के बारे में पूछ रहा है, पॉपुलेशन सेंसस के बारे में पूछ रहा है। तो पॉपुलेशन सेंसस सबसे पहली बार कब हुआ था? पॉपुलेशन सेंसस सबसे पहली बार हुआ था 1871 में शायद। हाँ, 1871 में हुआ था फर्स्ट टाइम। और 2001 में जो हुआ था, 2001 में हुआ था, वो कौन सा हो गया? वो 14th हो गया, 14th टाइम। तो इसलिए बता दिया हूँ मैं कि 2001 में जो हुआ था वो 14 टाइम हुआ था। 1871 में जो हुआ था वो पहली बार था। 1871 में क्या सबसे पहली बार हुआ था? पॉपुलेशन सेंसस। और 2001 में लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है? तो बिहार का है। 2001 की बात हो रही है। What happens to the electropositive character of elements on moving from left to right in a periodic table? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण कैसे बदलता है? कैसे बदलता है सबको पता होना चाहिए। वो क्या? घटता है। दाएं से बाएं जाएंगे तो वो क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दी अष्टपदीज ऑफ जयदेव गीता गोविंद आर संग एंड डांस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? जयदेव के गीता गोविंदम की अष्टपदियाँ निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में गाई और प्रस्तुत की जाती है? जयदेव की गीत गोविंद की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मणिपुरी में की जाती है, मणिपुरी में गाई जाती है और प्रस्तुत की जाती है। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन रॉक एडिक्ट्स डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस? ये क्या है? ये यहाँ पर हम लोग को एक वर्ड मिला है, अशोकन रॉक एडिक्ट्स। तो टोटल में मेजर कितने रॉक एडिक्ट्स हैं? मेजर रॉक एडिक्ट्स ये कितने हैं टोटल? 14 है। ये कितने हैं टोटल? 14 है। और यहाँ पर हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है? सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। 2, 1, 4 और 3। ये हम लोग देखेंगे कि किस में क्या क्या है, तभी हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि किस रॉक एडिक्ट में हम लोग को वो बताया जाता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस किस में मना किया गया। तो ये जो सबसे पहला रॉक एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट अगर सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला में ये बोलता है, सबसे पहला में ही हम लोग को ये देखने को मिलता है एनिमल सेक्रीफाइस प्रोहिबिशन। सबसे पहले रॉक एडिक्ट में ही हम लोग को यही देखने को मिलता है। तो इसका आंसर तो हम सिंपली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन 2, 4, 3 2, 3, 4 भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो एक बार रिवाइज हो ही जाएगा, तो कर लेते हैं हम लोग। रॉक एडिक्ट सेकेंड में इसमें केयर फॉर मैन के बारे में बताया गया है, केयर फॉर मैन के बारे में बताया गया। और रॉक एडिक्ट थर्ड में क्या बताया गया है? धम्म घोष के बारे में बताया गया है। धम्म घोष ओवर भेड़ी घोष। धम्म घोष ओवर भेड़ी घोष के बारे में बताया गया। किस में बताया गया है? रॉक एडिक्ट थर्ड में बताया गया है। और
रॉक एडिक्ट 4 में बताता हूँ मैं, एक मिनट इसको छोटा कर दूँ। और रॉक एडिक्ट 4 में उसमें ब्राह्मण की रिस्पेक्ट के बारे में बताया गया है, रिस्पेक्ट के बारे में बताया रॉक एडिक्ट 4 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस रॉक एडिक्ट में हम लोग को दिखा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस फर्स्ट में दिया गया है। और टोटल कितने हैं, टोटल 14 है। हु फिनिश्ड ऑन टॉप ऑफ द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा, तो इस पे शीर्ष पर सबसे पहले आर्मी आई। इन्होंने टोटल में 21 मेडल जीते थे, 21 मेडल जीते थे, जिसमें से गोल्ड 10 थे। सबसे ज़्यादा गोल्ड इन्हीं का था, गोल्ड इसमें क्या था, 10 थे। और यहाँ पर कर्नाटका देखने को मिलता है, कर्नाटका ने टोटल 11 मेडल जीते थे, कर्नाटका ने टोटल 11 मेडल जीते थे। महाराष्ट्र ने टोटल 22 मेडल जीते थे, लेकिन यहाँ पर आर्मी का सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल था 10, और हरियाणा टोटल 3 मेडल जीते थे। तो इसमें आर्मी में टोटल कितने मेडल जीते, 24, जिसमें से 10, सबसे ज़्यादा गोल्ड 10 है आर्मी की। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेन ऑर्गन्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UN, संयुक्त राष्ट्र संगठन के कितने मुख्य अंग हैं, तो UNA के टोटल 6 अंग हैं, 6 पार्ट्स, 6 मेन ऑर्गन्स हैं। और ये UNO कब फाउंड किया गया था, UNO की स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA। और इस क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी मेन ऑर्गन्स आर देयर इन UNO 6। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिशर्स, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट लोकमान्य तिलक को कहा गया है, लोकमान्य तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल वाज, पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मिहिर सेन, उनका नाम क्या है, मिहिर सेन। ये इनके बारे में एक और बात ये है कि ये इकलौते आदमी हैं जिन्होंने 5 कॉन्टिनेंट के ओशियन को पार किया है। ही इज़ द ओनली मैन टू क्रॉस ओशियंस ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स। और इन्होंने ये कारनामा कब किया था, इन्होंने ये काम किया था 1958 में, 1958 में किया था। इनको पद्मश्री, इनको अवार्ड से मिले हुए हैं, इनको पद्मश्री और पद्म भूषण मिला हुआ है। किनको मिला हुआ है, मिहिर सेन को मिला हुआ है। इन्होंने 1958 में, ये इकलौते व्यक्ति हैं जो 5 कॉन्टिनेंट के ओशियन को पार किए हुए हैं, और इनको अवार्ड्स मिला हुआ है, पद्मश्री और पद्म भूषण मिला हुआ है। पंकज अडवाणी इज रिलेटेड टू विच गेम, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स से रिलेटेड है पंकज अडवाणी। पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत के संविधान का भाग 9A, पार्ट 9A के बारे में पूछा जा रहा है। 9A, भाग 9A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, भाग 9A, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू म्यूनिसपैलिटीज़, नगर पालिकाएँ से रिलेटेड है पार्ट 9A। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच स्टेट लॉन्च प्रोजेक्ट महादेवा, ग्रास रूट्स फुटबॉल इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेन अंडर 13 बॉयज़ एंड गर्ल्स अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट रीजनल एंड स्टेट लेवल सिलेक्शंस। तो प्रोजेक्ट महादेवा किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो ये महाराष्ट्र ने किया, ऑप्शन नंबर C महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च टैक्स प्रज्ञा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च टैक्स प्रज्ञा एंड AI पावर्ड टैक्स रिसर्च एंड इनसाइट प्लेटफॉर्म, कौन सा संगठन टैक्स प्रज्ञा एक AI आधारित टैक्स रिसर्च और इनसाइट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। तो टैक्स प्रज्ञा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेलॉयट इंडिया। ये पुराना न्यूज़ हो गया, ये लॉन्च कर भी चुका है, ये कब किया था, 9 दिसंबर 2025 में ये लॉन्च अभी तक हो भी चुका है। तो ये डेलॉयट इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा, डेलॉयट इंडिया इज सेट टू लॉन्च टैक्स प्रज्ञा। तो इसमें पूछ रहा है कि विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर रोल्स अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का फुल फॉर्म क्या हो गया, SIR का फुल फॉर्म हो गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन।
तो कौन सा स्टेट फर्स्ट हो गया इंडिया में टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।